चलिए तो अब हम बात करेंगे 6 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और इसको फटाफट निपटाएँगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी 3 कारण क्या हैं? ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी 3 कारण में से जब हम पहले कारण की बात करते हैं तो वो था आर्थिक गतिरोध। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण चरमरा गई और संसाधनों का बड़ा हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साजो-सामान में खर्च किया गया। ठीक है, जिसके कारण आर्थिक गतिरोध आया और ये सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण बना। दूसरे कारण की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक प्रशासन की ये कमियाँ। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन नौकरशाही के शिकंजे में था और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था और इसमें जो है भारी भ्रष्टाचार बढ़ा और गतिहीनता आई जिसके कारण जनता असंतुष्ट हुई और ये सोवियत संघ के विघटन का दूसरा कारण बना। तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद का उदय। रूस, बाल्टी गणराज्य और यूक्रेन जैसे देशों में राष्ट्रवाद की इच्छा और राष्ट्रवाद का उभार विघटन का तत्कालीन कारण बना। अगर हम 6 नंबर वाले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा भारत और रूस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के 3 कारण बताइए। ठीक है, तो पहला कारण है सामरिक सैन्य संबंध। ठीक है, तो भारत और रूस के बीच जब हम रूस और भारत के बीच जो है संबंध की बात करते हैं, तो रूस भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता रहा है। दोनों देश ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का संयुक्त उत्पादन करता रहा है। बहुध्रुवीय विश्व का दृष्टिकोण। दोनों देश एक बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं, जहाँ किसी एक महाशक्ति का वर्चस्व ना हो, जो कि वर्तमान समय में जैसे हम अमेरिका का देख सकते हैं। ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग। तो रूस ने भारत को परमाणु संयंत्रों और अंतरिक्ष अभियानों में तकनीकी मदद की है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था 6 अंक वाले में जो इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो वर्तमान विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व के 3 तर्क दीजिए। मतलब क्या है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से ऐसी बातें हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उसको जो है क्या करती हैं, एक तरीके से उसके महत्व को बना के रखती है या उसकी प्रासंगिकता को बना के रखती है। तो पहला, संघर्ष समाधान। यह देशों के बीच युद्ध को रोकने और विवादों को बातचीत के ज़रिए सुलझाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। ठीक है? दूसरा क्या, वैश्विक समस्याओं का समाधान। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारी और गरीबी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए यूएन अनिवार्य है। ठीक है? तीसरा क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा। तो यह पूरी दुनिया में शरणार्थियों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करता है। आगे अगर हम बात करें, सुरक्षा परिषद का संगठन एवं कार्य क्या है? जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये भी 6 अंक में पूछा जा सकता है। ठीक है? 4 अंक में भी पूछा जा सकता है, 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम इसकी बात करते हैं सुरक्षा परिषद की, तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनको हम P5 के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जिसके पास वीटो शक्ति होती है। तो इन पाँचों देशों के पास क्या है? वीटो पावर है। अगर हम बात करें 10 अस्थायी सदस्यों की, तो इन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब जब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है? और सुरक्षा बनाए रखना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा क्या है? हमलावर देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य कार्यवाही का निर्णय लेना भी सुरक्षा परिषद का ही जो है कार्य है। तीसरा, सदस्य देशों के प्रवेश और महासचिवों की नियुक्ति की सिफारिश करना। ठीक है? कि कौन और सदस्य देश नए आएँगे, महासचिव कौन होगा, इसकी सिफारिश कौन करता है? हमारा सुरक्षा परिषद करता है। आगे अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय विदेश नीति की 3 विशेषताएँ बताइए। तो भारतीय विदेश नीति की 3 प्रमुख विशेषताओं की जब हम बात करते हैं, तो पहली विशेषता है गुटनिरपेक्षता। ये 4 नंबर में भी आता है, 6 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है? तो गुटनिरपेक्षता क्या है कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र नीति अपनाई। ठीक है? और गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि 2 में से किसी भी महाशक्ति में ना मिलना। ठीक है? ये गुटनिरपेक्षता है और अपनी स्वतंत्र नीति को अपना के रखना। ठीक है? तो गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का सबसे पहला कारक है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी विशेषता की भारत की विदेश नीति की, तो वो है पंचशील के सिद्धांत।
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, ये हमारे पंचशील के सिद्धांत के अंदर आता है। ये हमारे भारत की विदेश नीति की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो भारत ने हमेशा एशिया और अफ्रीका के देशों की आज़ादी का समर्थन किया है। तो ये भारत की विदेश नीति की विशेषताएँ हैं। आगे अगर हम चलें, 1971 के भारत-पाक युद्ध के पहले और बाद की घटनाएँ क्या रही हैं? ठीक है? तो युद्ध से पहले की अगर हम बात करें, पूर्वी पाकिस्तान जिसको अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो जो है यहाँ पे पाकिस्तानी सेना का अत्याचार हुआ और जिसके कारण भारत में लाखों की संख्या में शरणार्थी आए। कितने? 80 लाख के करीब जो शरणार्थी थे भारत में पहुँचे। तो भारत और सोवियत संघ के बीच 1971 में 20 वर्षीय मित्रता संधि हुई। ठीक है? ये युद्ध से पहले की स्थिति थी। युद्ध के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। ठीक है? और 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। आगे अगर हम बात करें, 1988 1988 से 1993 के बीच भारत की 4 राजनीतिक घटनाएँ बताइए। ठीक है? तो 4 राजनीतिक घटनाओं की जब हम बात करते हैं तो पहली घटना 1989 के चुनाव। ठीक है? तो कांग्रेस प्रणाली का अंत और केंद्र में गठबंधन सरकार के युग की शुरुआत हुई। ठीक है? इसमें जो है वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। ये एमसीक्यू में भी कई बारी मतलब पिछले से पिछले साल में पूछा गया है ये। ठीक है? पीवाईक्यू में पूछा गया है। एग्ज़ैक्ट तो नहीं कि पिछले से पिछले साल में, बट पीवाईक्यू में ये आया है। मंडल आयोग का क्रियान्वयन, यानी कि 1990 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण लागू करने के फैसले से देशव्यापी आंदोलन हुए। ठीक है? इसके अलावा नई आर्थिक नीति 1991, तो गंभीर आर्थिक संकटों के बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। ठीक है? चौथी अगर हम बात करें तो अयोध्या विवाद। ठीक है? तो दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया, जिससे देश की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदुत्व की बहस तेज हो गई। तो ये जो है 1988 से 1993 तक के बीच भारत में ये 4 प्रमुख घटनाएँ रही हैं। ठीक है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो है अगर हम देखें तो 90 के दशक की प्रमुख घटनाएँ कौन-सी रही हैं? ठीक है? तो उसके तौर पे भी जो है पूछा जा सकता है। आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो 6 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है 1989 से 2004 तक गठबंधन सरकारों के युग के 4 परिणाम लिखिए। ठीक है? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो 4 परिणाम क्या रहे? पहला क्या? क्षेत्रीय दलों का महत्व। केंद्र सरकार बनाने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक होगी। जैसे अगर हम बात करें डीएमके, आरजेडी, टीडीपी, ये जो दल थे ये जो है केंद्र की सरकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। ठीक है? आगे अगर हम बात करें विचारधारा के बजाय अवसरवाद की राजनीति यहाँ पे बढ़ी। कैसे? कि अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों ने सत्ता के लिए गठबंधन किया। ठीक है? जबकि उनकी जो विचारधारा थी वो अलग थी। अवसर देखा कि सत्ता प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, तो अपनी अपोज़िट विचारधारा के साथ भी जो है गठबंधन बना लिया। जैसे भाजपा के नेतृत्व में एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन बने। और इनमें जो है दोनों ही गठबंधन में बहुत सी ऐसी पार्टी हैं जो है कांग्रेस की विचारधारा से अलग है और बहुत सी ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी की विचारधारा से अलग हैं, जो एनडीए का हिस्सा है और जो है कांग्रेस का हिस्सा है, कांग्रेस की विचारधारा से अलग पार्टियाँ भी। ठीक है? आर्थिक नीतियों पर सहमति। तो अक्सर जो है राजनीतिक विवादों के बावजूद अधिकांश गठबंधन सरकारें आर्थिक सुधारों को जारी रखने पर सहमति बना के रखी है। ठीक है? अस्थिरता और मध्यवर्ती चुनाव। तो 1990 के दशक में सरकारों के गिरने के कारण देश को बार-बार चुनाव का सामना करना पड़ा। ठीक है? तो ये क्या है? एक तरीके से अगर हम देखें तो गठबंधन की सरकारों के युग के 4 परिणाम क्या रहे हैं? इसका एक और अल्टरनेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो है गठबंधन सरकार बनने के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है? या गठबंधन का युग शुरू होने के मुख्य कारण क्या थे? तो वही जो है राष्ट्रीय दल का जो है कमज़ोर होना, क्षेत्रीय दल का जो है उभरना
और साथ के साथ अवसरवाद की राजनीति या धर्म की राजनीति का हावी होना। ठीक है? ये जो है था इसके साथ जो क्वेश्चन, इसके अलावा जो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें अगले की, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 1992 और इसकी सफलता के बारे में लिखिए। ठीक है? तो 6 अंक के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो प्रमुख कदम क्या थे? यह सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया, जो विकास के ऐसे तरीकों पर जोर देता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है? जैसे कि सतत विकास, तो या टिकाऊ विकास की जब हम बात करते हैं, तो मुद्दे क्या रहे हैं? तो इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सफलता अगर हम इसकी करें, तो इसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि पहली बार पर्यावरण को विश्व राजनीति में केंद्र में लाया गया। इसने साझी संपदा, परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को जन्म दिया, जिससे विकसित और विकासशील देशों के दायित्व तय हुए। ठीक है? क्वेश्चन अगला जो है अगर हम देखें तो किस आधार पे बन सकता है, वो बन सकता है संसाधनों की भू-राजनीति क्या है? और इसमें जो है जल संसाधन का क्या महत्व होने वाला है? ठीक है? और इसको किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पे देखा जा सकता है? तो जब हम बात करते हैं भू-राजनीति की, तो विश्व इतिहास में संसाधन पर नियंत्रण के लिए युद्ध हुए हैं। यूरोपीय शक्तियों का विस्तार इन्हीं संसाधनों के लिए भी था। ठीक है? अगर हम जल संसाधन की बात करें, तो 21वीं सदी में पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। नदियों के पानी के बँटवारे को लेकर देशों के बीच तनाव जो है, अगर हम देखें, तो काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, देशों के बीच तनाव है और तनाव के कारण जो जल युद्ध की संभावना है, वो भी पैदा होती है। स्वच्छ जल की कमी वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है? आगे अगर हम बात करें, ये नॉर्थ ईस्ट से एक क्वेश्चन जो है हमेशा आता है। तो और क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाला जो चैप्टर है हमारा, वो 8 नंबर का भी है, तो एक क्वेश्चन 6 नंबर का आना निश्चित है उसमें से। तो अगर हम बात करें, तो असम आंदोलन के 3 कारण बताइए। तो बाहरी लोगों का आवागमन, ठीक है? बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के कारण स्थानीय लोगों को लगा कि वे अपनी ज़मीनें या अपनी ही ज़मीन पर अल्पसंख्यक हो जाएँगे, तो ये एक कारण रहा। संस्कृति का खतरा या सांस्कृतिक खतरा, तो असमिया लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति के लुप्त होने का डर सता रहा था। इसके अलावा आर्थिक उपेक्षा, मतलब क्या है कि स्थानीय लोगों का मानना था कि असम के प्राकृतिक संसाधन का लाभ बाहर जा रहा है, जबकि राज्य में बेरोजगारी और गरीबी बनी हुई है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों की राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? ठीक है? तो वो उसके भी आंसर जो है इसी के आधार पे आप लिख सकते हैं। आगे अगर हम चलें, तो पंजाब में अशांति के 3 कारण क्या हैं? पहला, स्वायत्तता की माँग, ठीक है? 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के ज़रिए पंजाब के लिए अधिक अधिकारों और क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँग उठी। दूसरा, अगर हम बात करें धार्मिक और राजनीतिक पहचान, तो अकाली दल और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई ने सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। अगर हम आगे बात करें, तो उग्रवाद का उदय, भिंडरेवाला के नेतृत्व में अलगाववादी भावनाओं का बढ़ना और स्वर्ण मंदिर में हथियारों का जमा होना, जिसके कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार लाया गया, ठीक है? और हिंसा भी भड़की। तो पंजाब में अशांति के ये 3 प्रमुख कारण रहे हैं। स्वायत्तता की माँग, खालिस्तान की माँग उठी थी, ठीक है? धार्मिक और राजनीतिक पहचान, तो वहाँ के जो अकाली दल के लोग हैं, वो जो है सरकार के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। और उसने जो है सांप्रदायिक रूप ले लिया, और उग्रवाद का उदय। आगे अगर हम चलें, 6 नंबर के क्वेश्चन में और क्या इम्पोर्टेंट है? अगर हम इसको देखें, तो ये है हमारा सार्क के सहयोग और संघर्ष के क्षेत्र बताइए। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें अगर हम सहयोग के क्षेत्र की बात करें, तो साफ्टा, ठीक है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है? मुक्त व्यापार क्षेत्र एरिया की अगर हम बात करें, तो सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बना था। आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं के समय सूचना साझा करना और मदद पहुंचाना। संघर्ष के क्षेत्र क्या रहे हैं, ठीक है? तो भारत-पाक विवाद,
कश्मीर मुद्दा और सीमा पार आतंकवाद सहयोग में सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम सीमा विवाद की बात करें तो छोटे देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश की बात करें तो छोटे देशों का भारत के साथ सीमा और जल बँटवारे को लेकर अविश्वास है। ठीक है? तो ये अगर हम आगे चलें इसमें, सार्क को और किस नाम से जानते हैं? दक्षेस के नाम से। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान देना। आगे अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की चाहत के 3 उदाहरण बताइए। ठीक है? अब इस चीज़ को समझो कि जब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया की जो राजनीति है, वहाँ पे अगर हम देखें, तो किसी देश में लोकतंत्र है, ठीक है? अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका की, तो वहाँ पे शुरुआती तौर से ही लोकतंत्र है, ठीक है? कहीं पे राजा का शासन है, ठीक है? कहीं पे जो है सेना का शासन है, लेकिन दक्षिण एशिया के जो ज़्यादातर लोग हैं, वो किस जो है शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की चाहत के 3 उदाहरण अगर हम देखें तो नेपाल जो कि पारंपरिक तौर पे एक राजतंत्र था, ठीक है? तो वहाँ के लोगों ने राजतंत्र के खिलाफ लंबा संघर्ष किया और 2008 में राजतंत्र को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना की। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो सैन्य शासन के बावजूद वहाँ की जनता और न्यायपालिका ने बार-बार लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन किए। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान के राजा ने स्वयं पहल करते हुए देश को संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र की ओर जो है कदम बढ़ाया। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन की बात करें गठबंधन की राजनीति के परिणाम की, तो सकारात्मक परिणाम क्या हुए गठबंधन की राजनीति का? एक तो क्या कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ा है। कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि केंद्र की राजनीति में क्षेत्रों का भी महत्व बढ़ा है। ठीक है, तो ये सकारात्मक प्रभाव है कि क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से राज्यों की समस्याओं को केंद्र में जगह मिली है। ठीक है, आगे अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे सकारात्मक परिणाम की, तो वो क्या रहा है? सहमति की राजनीति, यानी कि तानाशाही की बजाय अलग-अलग विचारधाराओं के बीच तालमेल और आम सहमति बनी है। नकारात्मक परिणाम क्या रहे हैं इसके? नकारात्मक परिणाम की जब हम बात करें तो पहला रहा है अस्थिरता। छोटे दलों के समर्थन वापस लेने के डर से सरकारें कमज़ोर रहती हैं और अक्सर बीच में ही गिर जाती हैं। ये नकारात्मक परिणाम रहा है। दूसरा क्या निर्णय में देरी, ठीक है? तो हर सहयोगी दल को खुश रखने के चक्कर में कड़े और कड़वे फैसले लेने में मुश्किल होता है, ठीक है? तो ये इसके जो है गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम ये रहे। ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। आगे अगर हम देखें तो वो क्या है? वो है हमारा 1990 से अन्य पिछड़े वर्ग का उदय और मंडल आयोग। इससे भी 6 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों का राजनीतिक संगठन मजबूत हुआ। जनता दल जैसी पार्टियों ने इन्हें अपनी मुख्य शक्ति बनाया। मंडल आयोग की भूमिका इसमें क्या रही है? तो 1978 में गठित मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की? 27% रिजर्वेशन की बात की। कार्यान्वयन की अगर हम बात करें तो 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इसे लागू किया और इससे देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हो गई। इसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा और कई दलों का जन्म हुआ। जैसे अगर हम एसपी की बात करें, आरजेडी की बात करें, ठीक है? तो इन दलों का जो है उदय हुआ। यहाँ से हमारे जो 6 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं और इसी के आधार पे जो है बार-बार क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन्स हैं रिपीट होते रहे हैं। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इन टॉपिक्स को भी ध्यान से पढ़िए और इससे जुड़े क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़िए।